हिमालय को हम सदियों से देवताओं का घर मानते आए हैं, ऐसी जगह जहां इंसान सिर्फ यात्री होता है और प्रकृति मालिक। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब ताकत के नशे में इंसान ने सबसे पवित्र जगहों को भी रणनीति के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और इसी हिमालय में दबी है एक ऐसी कहानी जो न किसी विस्फोट से शुरू होती है और न किसी धमाके पर खत्म होती है, बल्कि चुप्पी में फैलती है। आज जब ग्लेशियर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, जब अचानक पहाड़ दरकते हैं और नदियां अपने रास्ते बदल लेती हैं, तब यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या हर तबाही सिर्फ मौसम की वजह से होती है, या कहीं न कहीं इतिहास की कोई पुरानी भूल आज हमारे वर्तमान से टकरा रही है। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 1960 के उस दौर में जब दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बंटी हुई थी और परमाणु हथियार सिर्फ हथियार नहीं बल्कि राजनीतिक भाषा बन चुके थे। हिरोशिमा और नागासाकी ने यह साबित कर दिया था कि अगला युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि अस्तित्व पर लड़ा जाएगा। और इसी डर के माहौल में 1964 में चीन के पहले परमाणु परीक्षण ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि एशिया में एक नया परमाणु खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय अमेरिका के पास आज जैसी आधुनिक निगरानी तकनीक नहीं थी। सैटेलाइट सीमित थे और जमीन से मिलने वाली जानकारी सबसे भरोसेमंद मानी जाती थी। इसलिए नजरें उठीं दुनिया की सबसे ऊंची और रणनीतिक दीवार की तरफ, हिमालय की तरफ। और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को दी गई। अमेरिका ने यह मिशन पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ क्यों चुना? इसका जवाब राजनीति में नहीं बल्कि स्थिरता में छुपा था। भारत उस वक्त गुटनिरपेक्ष था, लेकिन संस्थागत रूप से मजबूत और भरोसेमंद। इसलिए दोनों देशों के बीच एक शांत समझ बनी। योजना बेहद साफ लेकिन जोखिम से भरी थी। हिमालय की किसी ऊंची चोटी पर एक ऐसी डिवाइस स्थापित करनी थी जो चीन के परमाणु परीक्षणों से निकलने वाली रेडिएशन को पकड़ सके। लेकिन इतनी ऊंचाई पर न बिजली पहुंच सकती थी और न इंसान लंबे समय तक रह सकता था। इसलिए समाधान निकाला गया न्यूक्लियर पावर का, एक रेडियो आइसोटॉप जनरेटर जो बिना रुके सालों तक काम कर सके। और यहीं पर कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आता है, क्योंकि उस डिवाइस के भीतर मौजूद था प्लूटोनियम, वही तत्व जो परमाणु बम की रीढ़ होता है। यह कोई हथियार नहीं था, लेकिन अगर यह प्रकृति के हवाले हो जाए तो इसके नतीजे अनुमान से परे हो सकते थे। पहले कंचनजंगा पर विचार हुआ, लेकिन हालात असंभव थे। आखिरकार नंदा देवी को चुना गया। ऊंचाई, स्थिति और रणनीतिक महत्व सब कुछ वहां मौजूद था। और इसी फैसले के साथ कुछ चुने हुए भारतीय पर्वतारोही, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और अमेरिकी विशेषज्ञ एक ऐसे मिशन पर निकल पड़े जिसके बारे में देश को कभी पूरी जानकारी नहीं दी गई। क्योंकि गुप्त अभियानों की सबसे बड़ी शर्त होती है सीमित सच। हर कदम भारी था, ऑक्सीजन कम थी, पीठ पर लगभग 50 किलो वजन और सामने मौत की सीधी चुनौती। ये कोई साधारण पर्वतारोहण नहीं था, ये एक ऐसा प्रयोग था जिसमें इंसान अपनी तकनीक को प्रकृति से ऊंचा मान बैठा था। लेकिन हिमालय हमेशा की तरह चुप रहा। उसने न हामी भरी न मना किया, उसने बस इंतजार किया। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। यह मिशन कागजों में जितना सटीक दिखता था, पहाड़ों में उतना ही बेरहम साबित हुआ, क्योंकि हिमालय किसी नक्शे, किसी योजना या किसी सुपर पावर की रणनीति को नहीं मानता। जैसे जैसे टीम नंदा देवी की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी, मौसम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाएं, अचानक गिरता तापमान और बर्फीले तूफान, जिनमें इंसान का आत्मविश्वास मिनटों में टूट जाता है। और इसी बीच वह फैसला लिया गया जिसने इस पूरी कहानी को इतिहास के सबसे खतरनाक रहस्यों में बदल दिया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि टीम के सामने दो ही रास्ते बचे थे, या तो जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ा जाए या उस भारी डिवाइस को वहीं अस्थायी रूप से छोड़ दिया जाए, यह सोचकर कि मौसम ठीक होते ही वापस आकर उसे उठा लिया जाएगा। लेकिन हिमालय में अस्थायी शब्द का कोई भविष्य नहीं होता। कुछ ही दिनों में मौसम बदला, बर्फ जमी और जिस जगह पर वह न्यूक्लियर पावर डिवाइस छोड़ी गई थी, वहाँ का पूरा भूगोल ही बदल गया। जब अगली बार खोजी टीम 1966 में और ज्यादा तैयारी, बेहतर उपकरण और ज्यादा अनुभव के साथ लौटी तो सामने वही पहाड़ था, वही ठंडी हवा थी, लेकिन वह डिवाइस कहीं नहीं थी, मानो जमीन ने उसे निगल लिया हो। दिनों तक खोज अभियान चला, हर संभावित जगह को खंगाला गया, लेकिन जिस बिंदु पर डिवाइस को छोड़ा गया था वहां अब सिर्फ बर्फ का पहाड़ खड़ा था। और यहीं पहली बार फाइलों में एक खतरनाक शब्द लिखा गया, क्रिटिकल। क्योंकि अगर वह डिवाइस किसी ग्लेशियर के भीतर चली गई थी तो यह सिर्फ खोई हुई मशीन नहीं थी, यह समय के साथ बहने वाला जोखिम बन चुकी थी। ग्लेशियर चलते हैं, पिघलते हैं और आखिरकार नदी बनते हैं। और नंदा देवी क्षेत्र कोई साधारण इलाका नहीं है, यह गंगा जल प्रणाली का अहम हिस्सा है। यानी अगर उस डिवाइस से निकलने वाला रेडियो एक्टिव पदार्थ कभी पानी में घुला तो उसका रास्ता सीधे करोड़ों लोगों की जीवन रेखा तक जाएगा। यही वजह थी कि इस घटना को सार्वजनिक नहीं किया गया, न अखबारों में, न संसद में, न लोगों के बीच, क्योंकि यह माना गया कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं है
तब तक चुप्पी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन यह चुप्पी सिर्फ बाहर के लिए थी। अंदर खाने अमेरिकी और भारतीय फाइलों में इस मिशन को एक असफल लेकिन संवेदनशील ऑपरेशन माना गया, और यही वह मोड़ था जहां एक तकनीकी प्रयोग पर्यावरणीय सवाल में बदल गया, क्योंकि यह कोई टाइम बम नहीं था जो अचानक फट जाए, बल्कि यह एक ऐसा तत्व था जो धीरे धीरे सालों और दशकों में असर दिखा सकता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह डिवाइस कभी वापस नहीं मिली। यह कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह डिवाइस आज तक नहीं मिली। और यही वजह है कि दशकों बाद भी नंदा देवी सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक सवाल बन चुकी है। 1977 में जब अमेरिका में इस गुप्त मिशन पर लिखी एक किताब सामने आई तो ये कहानी पहली बार दुनिया के सामने आई, और भारत में ये खबर किसी भूकंप से कम नहीं थी। संसद में सवाल उठे, सरकार से जवाब मांगे गए, लेकिन जो जवाब मिले वे अधूरे थे। न पूरी तरह स्वीकार, न पूरी तरह इनकार। बस इतना कहा गया कि कोई सक्रिय खतरा नहीं है, रेडिएशन सीमित है। लेकिन सवाल यह था कि अगर खतरा नहीं था तो उसे वापस लाने की इतनी कोशिश क्यों की गई, और अगर खतरा था तो जनता को सच क्यों नहीं बताया गया। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा अनदेखी उन लोगों की हुई जो नंदा देवी के आसपास रहते हैं, जिनके लिए यह पहाड़ सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि जीवन है। समय के साथ यह कहानी धीरे धीरे फाइलों से बाहर आने लगी, खासकर तब जब वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी देनी शुरू की कि हिमालय अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, उनका बहाव बदल रहा है, और जलवायु परिवर्तन ने इस पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है। और यहीं से यह सवाल फिर से जिंदा हो गया कि अगर वह डिवाइस किसी ग्लेशियर के भीतर है तो क्या पिघलती बर्फ उसे नीचे ला सकती है। कोई यह नहीं कहता कि वहां आज कोई तात्कालिक परमाणु विस्फोट का खतरा है, लेकिन यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि रेडियो एक्टिव तत्व समय के साथ गायब नहीं होते। वे टूटते हैं, फैलते हैं और रास्ता ढूंढते हैं। और जब वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में अनएक्सप्लेन्ड एनोमलीज जैसे शब्द दिखने लगते हैं तो शक अपने आप पैदा होता है। सवाल अब यह नहीं है कि गलती किसने की थी, सवाल यह है कि उस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा। उस दौर की सरकारें, आज की सरकारें, या वह पूरी वैश्विक व्यवस्था जिसने सुरक्षा के नाम पर प्रकृति को एक प्रयोगशाला समझ लिया। आज हमारे पास सैटेलाइट हैं, ड्रोन है, एआई आधारित ग्राउंड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है, तो क्या अब भी चुप रहना सही है या सच को खोजने का वक्त आ गया है? क्योंकि अगर खोज हुई और कुछ मिला तो सिर्फ वैज्ञानिक सवाल नहीं उठेंगे, बल्कि नैतिकता, जवाबदेही और माफी की मांग भी उठेगी। और इतिहास बताता है कि सुपर पावर इन तीनों से सबसे ज्यादा डरती है। ये कहानी किसी एक डिवाइस की नहीं है, ये कहानी है ताकत और विवेक के बीच खींची उस रेखा की, जिसे पार करते वक्त यह मान लिया गया था कि बर्फ हमेशा जमी रहेगी। लेकिन आज हिमालय चल रहा है, बदल रहा है, और शायद याद भी दिला रहा है कि कुछ फैसले वक्त के नीचे दबते नहीं, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। हिमालय आज भी शांत खड़ा है, बर्फ चमक रही है, नदियां बह रही हैं, लेकिन उसकी खामोशी यह नहीं कहती कि कुछ हुआ ही नहीं। वह बस इतना कहती है कि सब कुछ दर्ज है। सवाल यह नहीं है कि वहाँ क्या दबा है, सवाल यह है कि अगर वह सच सामने आया तो क्या दुनिया उसे संभालने के लिए तैयार है। और यही वह सवाल है जिस पर हमें आज रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो किसी देश या सरकार के खिलाफ नहीं है। यह इतिहास, पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। और अगर आज हमारे पास सच जानने की तकनीक है तो क्या सच जानना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? इस पर खुली और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, या कुछ रहस्यों को हमेशा बर्फ के नीचे ही रहने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।